विद्यापीठ स्टार दिस ईयर इज गोपाल सर। तो गोपाल सर आ रहे हैं विद्यापीठ स्टार से। बहुत मजेदार फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर, बहुत मजेदार। सो मेंटोर्ड जेई एडवांस, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6 एंड मोर रैंक्स इन एडवांस। तो आईआईटी जेई एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाने वाला टीचर इस बैच के अंदर है। वैसे मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता हूं, बट क्योंकि आप लोग ये पूछते हो तो ये लिखना पड़ता है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। रैंक बच्चा बनाता है, ठीक है। टीचर का रोल 20% ही है, मैं आज भी ये चीज बोलता हूं। बट आप लोग ये पूछते हो तो हम भी बता देते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 को मेंटर करने वाला भी टीचर इस बैच के अंदर है। हर बैच में होता है। 20 years एक्सपीरियंस फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा। कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैथ पढ़ा रखा है। एक डेमो लेक्चर देखना, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गोपाल सर का एक डेमो लेक्चर, कंटेंट में धुआं। हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, जीसी सर कोटा से पीडब्ल्यू के इस प्यारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस डेमो लेक्चर में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है केमिकल कैलकुलेशन एंड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, इस टॉपिक में मीट्री मीन्स होता है मेजरमेंट एंड स्टोइकियो मीन्स एलिमेंट्स। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होती हैं, आयोनिक फॉर्म में भी होती हैं। तो इन आयंस के अंदर एटम होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम होते हैं। तो इन सब के लिए कैलकुलेशन करना ज़रूरी है कि किस रेशो में एटम्स आ रहे हैं और किस रेशो में मॉलिक्यूल के अंदर एटम कंबाइन हो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बात को समझने के लिए हम ड्यूरिंग द लेक्चर बहुत स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ेंगे। अब उस डीपली पार्ट को समझने के लिए मेरा मेथोडोलॉजी हर एक टॉपिक को पढ़ाने का यही रहता है कि सबसे पहले बच्चा रिपीटर बैच का भी हो तो भी मैं स्टार्टिंग में बेसिक से ही उठाता हूं और उस बेसिक लेवल से इतना उठा दूंगा, इतना उठा दूंगा, इतना उठा दूंगा, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है और वो आपको एडवांस लेवल तक पहुंचा सकता है। और ये मैंने बोला पहुंचा सकता है क्यों? क्योंकि आपके मेहनत पर भी वो डिपेंड करता है कि आप उन बातों को कितना सीख पा रहे हैं। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के यह जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के कंटेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं? मोल कॉन्सेप्ट, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिस रखता है केमिकल कैलकुलेशन या स्टोइकियोमेट्री के पार्ट से। इसीलिए मैं आज आपको डेमो लेक्चर दे रहा हूं, क्या केमिकल कैलकुलेशंस के बेसिक्स, और फिर इसे हम एडवांस लेवल में लेके ले जाएंगे स्टोइकियोमेट्री में इसको कैसे यूज करते हैं। बच्चों, जिसका कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट जिसका बहुत अच्छा होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके सारे न्यूमेरिकल पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे हो जाते हैं। वही पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूं कि जब आप एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए मेंस का सहारा लिया जाता है। अब मेंस क्या है? मेंस में जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लेवल का पार्ट तो पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में
जो मैंने कोटा में पढ़ाया है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में और अच्छे बच्चों को, अच्छा बच्चा मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा बच्चा वो होता है जो टीचर की सारी बातें सुने, समझे और फिर आगे बढ़े, वो अच्छा बच्चा है। कोई अगर टॉपर बच्चा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत अच्छा है। टॉपर बनने के लिए उसने क्या प्रोसेस फॉलो किया वो है अच्छी बात। तो जो बच्चा हमारे रिपीटर बैच में पढ़ रहा है, वो रिपीटर बच्चे को अगर मेरी यहां पर बातें जो मैं शुरुआत कर रहा हूं बहुत ही सिंपल लगती है तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनका रिवीजन कर रहे हैं। अचानक से धीरे 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 जब हम लेक्चर्स में पढ़ते चलेंगे तो आपको ये एडवांस लेवल में कन्वर्ट होगा, तब आपको और मजा आएगा। और जो बच्चे बिल्कुल भी इतना केमिस्ट्री से लगाव नहीं रखते हैं, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से रहा हूं, तो वहां पर केमिस्ट्री से इतना ज्यादा लगाव कम रखते हैं। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री में तो डर लगने लगता है बच्चों को, तो फिजिकल केमिस्ट्री के डर को दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? वो केमिकल कैलकुलेशंस एंड स्टोइकियोमेट्री। इन स्टोइकियोमेट्री के पार्ट में हमारे पास में जो पार्ट मिल रहा है वो है सबसे पहले कि सर जब कभी भी कोई रिएक्शंस होती हैं तो वो रिएक्शंस में एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो एलिमेंट का मेजरमेंट करना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले हम पार्ट स्टडी करते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, एटम, और इस एटम से रिलेटेड यूज करते हैं एटॉमिक मास। बच्चों मैं यहां पर जो एटॉमिक मास टर्म क्यों यूज कर रहा हूं फिर से समझ लीजिए कि कोई भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन में स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट का हम पहले कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन। भाई बहुत बड़ी बात करने से पहले हम पहले बिल्डिंग को अच्छी बनाने से पहले हमें बेस अच्छा करना है, इसीलिए वहां से हम स्टडी कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। सर बात आती है जिस तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड यूनिट जब हम लेते हैं, ऐसी सब्सटेंस जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं, उनको हम किलोग्राम के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं। अब बात आती है कि सर किलोग्राम की जो फंडा मास के लिए जो आप यूज कर रहे हैं, वेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो मास और वेट से एक बात याद आ रही है कि केमिस्ट्री के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। इसलिए मास और वेट को हम यहां इक्वल लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा। तो जहां कहीं भी वेट लिखा जाए, वेट ऑफ द सब्सटेंस, हम उसे मास से भी रिप्लेस करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बोल रहा था कि 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए आपका मास वेट है, आपका वेट जो है, क्योंकि आप एक फिजिकल बॉडी है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो आपका वेट मान लीजिए 35 केजी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर आप 35 टाइम्स हैवियर है। क्या बेटा? 35 टाइम्स हैवियर है किसके? 1 किलोग्राम से। तो सर ये 1 किलोग्राम भी तो कहीं से आया होगा। तो 1 किलोग्राम जो आया है वो एक रेफरेंस बनाते हुए आया है। रेफरेंस साइंस में हमेशा वही लिया जाता है जो टाइम के साथ चेंज ना हो और इंटरनेशनली वेरीफाइड होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी शहर में पढ़े, वर्ल्ड में किसी भी शहर में पढ़े,
आपके लिए वो मास या वेट है सब एक जैसा होना चाहिए। क्यों सर? ऐसा इसलिए कि आपने अगर 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड मान लिया कि सर ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है, आपने अपने शहर में ये मान लिया, और मान लीजिए आपके पास दूसरे कंट्री में मान लीजिए जापान में ही मान लेते, इसको 1 किलोग्राम मान लिया, तो ये 1 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में जब एक्सचेंज करेंगे, क्या एक्सचेंज करेंगे कि मेरे पास ये जो 1 किलोग्राम है और ये मेरे पास 1 किलोग्राम है, मैं मान के चलता हूं, अगर आप इसको देखेंगे साइज के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग, दोनों को केमिकल बैलेंस में वे करके देखेंगे, तो आपके पास ये जो रिमोट है, इस रिमोट के 4 रिमोट के बराबर ये एक बोतल बन रही है, मान लीजिए। तो फिर अगर जापान में मुझे 1 किलोग्राम, मुझे जापान में 1 किलोग्राम बॉडी यानी गोल्ड भेजना है, तो 1 किलोग्राम का ये पार्ट में भेज दूंगा। लेकिन जापान के रेस्पेक्ट में ये 4 रिमोट के बराबर 1 किलोग्राम नहीं है, वहां पर एक बॉडी है, ये 1 किलोग्राम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने इतना 1 किलोग्राम का गोल्ड यहां से भेज दिया है, ठीक है बेटा। तो वहां पर जापान में क्या हुआ कि ये जो कैलकुलेटर, जो रिमोट है आपके पास, वो 1 किलोग्राम के बोतल हम भेज रहे थे या गोल्ड भेज रहे थे, वो वहां पर 4 इसके बराबर है। तो वहां पर एक रिमोट इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो उनको तो मजे आ गए। वहां पर क्या हो गया बेटा, गोल्ड आपने 1 किलोग्राम भेजा, उनके लिए तो वो 4 किलोग्राम हो गया। तो इंबैलेंस हो गया यार। इस इंबैलेंस में को चेंज करने के लिए, सिमेट्री बनाए रखने के लिए इंटरनेशनली लेवल यूनिट बनानी पड़ती है। इसीलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास को मेजरमेंट करने के लिए, वेट को मेजरमेंट करने के लिए 1 किलोग्राम के लिए रेफरेंस लिया जाता है। और वो 1 किलोग्राम का रेफरेंस क्या होता है बेटा? प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर, जिसके 39 mm के लेंथ और हाइट और डायमीटर से रिलेटेड होता है अप्रॉक्सीमेट। एक सिलेंडर को हम स्टैंडर्ड मानते हैं 1 किलोग्राम। प्लेटिनम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल कंडीशन पर बहुत कम होती है, इनर्ट होता है, और ये प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय से बना होता है। तो प्लेटिनम और इरिडियम के सिलेंडर के रिस्पेक्ट में 1 किलोग्राम सभी जगह माना गया है। तो सर ये तो बात हुई हमारे मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट 1 किलोग्राम कैसे लेते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे केमिस्ट्री में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी हमें कोई ना कोई रेफरेंस एलिमेंट चाहिए। एक ऐसा रेफरेंस एलिमेंट जिसका मास टाइम के साथ में चेंज ना हो और नेचर में आसानी से मिल सकता हो, और इससे कैलकुलेशंस आसानी से हो। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि कैलकुलेशन भी ध्यान में रखी गई है केमिस्ट्री में। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडी है तो मास भी बहुत कम कम होंगे, तो इनकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए भी रेफरेंस को इस तरह से चूज किया जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नियरली इंटीग्रल वैल्यू में आ जाए, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर एटॉमिक मास को मेजरमेंट करते हैं। आपके पास जो
पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिटलेस होते हैं। लेकिन जब आप किसी एटम का मास मेजरमेंट करेंगे, मास ऑफ वन एटम मेजरमेंट करेंगे, तो एटम के अंदर तो सर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के मास का सम जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, इनका मास का जो सम है, उसी से तो मास ऑफ वन एटम मिलेगा। मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट 35 किलोग्राम माना था, और सपोज बाय द वर्ल्ड किसी एक्सीडेंट में यह हाथ चला जाता है, तो क्या आपका 35 किलोग्राम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। ऐसे दूसरा भी चला जाए, ना हो ऐसा, लेकिन चला जाए, तो मास वेट का और कम होता चला जाए। इसका मतलब अब रिवर्स सोचिए कि हमारी बॉडी जब बन रही है, तो इसके जो भी इंटरनल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से पूरी बॉडी बन रही है। तो इन इंटरनल पार्टिकल का मास को सम कर दें तो हमारी बॉडी का टोटल मास मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। ऐसे ही किसी एटम का मास पता करना है, क्या करना है? किसी एटम का मास पता करना है, तो बच्चों क्या करेंगे? उस एटम के अंदर जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल मींस ऐसे पार्टिकल जो समय के साथ कोई रिएक्शन वहां पर नहीं कर रहे, जिनके कारण से उनका मास चेंज नहीं हो रहा, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास का सम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मास ऑफ वन एटम और एटॉमिक मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहां मैंने ये E माइनस से रिप्रेजेंट किया है, ये है इलेक्ट्रॉन, P से रिप्रेजेंट किया है प्रोटॉन, N से रिप्रेजेंट किया है न्यूट्रॉन। बच्चों यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। और मास की अगर हम यूनिट किलोग्राम में भी लेके चलेंगे तो इसकी यूनिट किलोग्राम, प्रोटॉन के मास की यूनिट किलोग्राम, न्यूट्रॉन के मास की यूनिट भी किलोग्राम है। तो सर आपके पास एटॉमिक मास की यूनिट किलोग्राम में आ सकती है। तो एटॉमिक मास आपके पास क्वेश्चंस में अगर यूनिटलेस है तो उसका मीनिंग क्या है सर? और अगर किलोग्राम है तो उसकी यूनिट, उसका मीनिंग क्या है? अब मैं वो बताने जा रहा हूं। तो बेटा आपके पास सबसे पहली बात है कि ग्राम या किलोग्राम में कोई यूनिट दे रखी है। केमिस्ट्री के पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए मोस्टली आपको मास ग्राम में मिलता है। ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, छोटे छोटे फॉर्म में मिलता है। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में हम यूज भी करते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, जब अपन आगे पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर मैंने बोला है कि 1 मिली, तो बेटा क्या बोलेंगे? 1 मिली 10⁻⁻3। ठीक बेटा, 1 मिली, 1 माइक्रो, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻6। कुछ ऐसे एब्रिविएशन हम यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास में कहीं पर ग्राम में या किलोग्राम में, जनरली अब ग्राम में या किलोग्राम में मास दे रखा है। तो किलोग्राम तो कम यूज करते हैं, लेकिन ग्राम ज्यादा यूज करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, बात करते हैं कि सर ग्राम में कैसे आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, जब लेबोरेटरी में अच्छी हाई स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी, अच्छे डिग्री करने के बाद जब लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो आपको वहां पर इंस्ट्रूमेंट मिलेगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर
इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में नहीं पूछा जाता, केवल नॉलेज के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप क्या पता कर सकते हैं। आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से यह पता कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, किसी भी आयन का मास कितना होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से अप्रोक्सीमेटली 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मिलता है। ये आपको मास मिलता है। ठीक है बेटा, तो अब आप देख रहे हैं ये जो मास आया है ये कितना फ्रैक्शंस में आ रहा है। इस फ्रैक्शन को अगर हम यूज करने लगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। इस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ही केमिस्ट्री में भी हम रेफरेंस एलिमेंट का यूज करते हैं। रेफरेंस एलिमेंट का यूज करते हैं, हेंस रेफरेंस स्टेट और एलिमेंट इज टेकन एज कार्बन 12। कोई अगर पूछे कि सर कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 का मतलब है कार्बन के जो एटम्स हैं, कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स हैं नेचर में कार्बन 12 के फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन 13 के फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन 14 के फॉर्म में भी मिलता है। तो कार्बन 12 का नेचुरली एवेंडेंस प्रेजेंस ज्यादा होता है और वो स्टेबल होता है। और हमने स्टार्टिंग में बोला था हमेशा स्केल वही लिया जाता है जिससे जो आसानी से मिले, जो स्टेबल सा हो और आपके पास टाइम के साथ में वो डिके नहीं होना चाहिए, जिसका प्रेजेंस भी ज्यादा हो और कैलकुलेशन आसान हो। तो आजकल जो पीरियोडिक टेबल के जो एटॉमिक मासेज आपने देख रहे हैं वो एटॉमिक मासेज इसी स्केल पर, कार्बन 12 के स्केल पर ही लिखे जाते हैं। तो आपके पास जो ग्राम वाला एटॉमिक मास या किलोग्राम वाला एटॉमिक मास का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास होगा जो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, उसके रेस्पेक्ट में यूनिट आएगी। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह है सेकंड पॉइंट, वो कि सर एटॉमिक मास यूनिटलेस लिखे रहते हैं। तो वो यूनिटलेस क्यों लिखे रहते हैं? इसका रीजन है कि वो होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होते हैं बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में कई बुक्स में RAM से रिप्रेजेंट करते हैं, रैम। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है ये एटॉमिक मास तो है, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास तो है, लेकिन विद रेफरेंस, कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। अब रेफरेंस के लिए ये रेफरेंस एलिमेंट है कार्बन 12, इसको तो यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए एटॉमिक मास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के इंटीग्रल वैल्यू में आ जाएं, उसी का यूज किया हमारे साइंटिस्ट ने, और हमारे साइंटिस्ट हमारे से बड़े हैं, उनका कहना हम मानते हैं। ठीक है बेटा, तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कन्वेंशनली इंटरनेशनली लेवल पर रेफरेंस स्केल जो आजकल यूज किया जाता है वो कार्बन 12 है। उसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास का मीनिंग होता है मास ऑफ वन एटम
mass of one atom of element divided by mass of one atom of carbon 12 part and its 1/12 यानी आप क्या कर रहे हैं यहां पर कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है, इसका 1/12 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो भी नंबर आएगा उससे हम कंपैरिजन करेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इस रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशो है। क्या है बेटा? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है। ये मास और ये भी मास, भाई ये वन एटम है, ये भी वन एटम है। भाई आपके पास नंबर एटम सेम है, मास आपके पास यहां ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। मास की यूनिट ऊपर ग्राम में लिए, नीचे भी ग्राम में लिए, और ये 12 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मास की जो यूनिट अगर आपने ऊपर ग्राम में लिए, नीचे भी ग्राम में लिए, तो कोई ग्राम नहीं मिलेगा, कोई किलोग्राम नहीं मिलेगा। इट मींस यूनिट लेस रहेगा। इसलिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होता है। तो मेरा ये पॉइंट, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपके क्वेश्चंस में या पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास ही लिखा रहता है, वो एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। अब लेकिन डाउट तो आता है कि सर एटॉमिक मास तो होता है, क्योंकि हर किसी बॉडी का कोई ना कोई मास है। हमारी बॉडी का मास है, बॉडी का वेट भी है, तो उसकी यूनिट हम किलोग्राम में यूज करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है सर? केमिस्ट्री में कोई यूनिट लिखते ही नहीं है, या फिर हम देख ही नहीं पाते। केमिस्ट्री जो है वो सी से स्टार्ट होती है, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको शब्दों के अंदर जाना चाहिए, तो आपको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बेटा, आगे भी लेक्चर के दौरान आपको और बताता चलूंगा कि हमें आगे कैसे कैसे पढ़ना है और स्टोइकियोमेट्री में इस टॉपिक को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बेसिक से यहां लेके चल रहा था अब तक। ये पार्ट बेसिक वाला पार्ट कि एटॉमिक मास के 2 पार्ट होते हैं। एटॉमिक मास के कितने पार्ट? यूनिटलेस एंड यूनिट वाला पार्ट। ठीक है बेटा, तो ये यूनिटलेस वाला पार्ट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों हुई है? ताकि यूनिट से हम बच सकें, ताकि हमारे पास वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में नहीं आए। सर फ्रैक्शन में नहीं आए यानी कि बहुत सारे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं, उनके जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं उसमें 90% अगर एलिमेंट, 80% एलिमेंट अगर इंटीग्रल वैल्यू में आ गए तो मजे हो गए सर। बाकी के नहीं आ रहे हैं तो उसका भी रीजन हम देखेंगे, क्या कारण है वो भी देखेंगे। केमिस्ट्री मोस्ट लॉजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी है, आराम से होती है। बस जरूरत यह है कि आप हाई फाई तरीके से ना पढ़ें। आप ये ना सोचें कि मुझे सब कुछ आता है। जिसने ये मान लिया कि मुझे सब कुछ आता है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बच्चों 20 ईयर से अच्छी अच्छी रैंक बच्चों ने निकलवाई है हमसे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। मेहनत कैसे की कि हमारी सारी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया, विश्वास किया, तब वो आगे बढ़ पाए और उनका सिलेक्शन हुआ। रैंक अच्छी रैंक आए ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेहनत करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं जब 20 साल से पढ़ा रहा हूं तो अभी भी मैं इस बेसिक पॉइंट के लिए कितने ध्यान से आराम से पढ़ा रहा हूं। वही चीज आपको भी
ध्यान रखनी है। आप रिपीटर बैच के स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट ये मान के चलते सर हमने 11th तो कर लिया, 12th भी कर लिया, ये तो हमें आता है। अब क्या है, तो तुमने ये मान लिया ये तो तुम्हें आता है, तो सॉरी, आपको थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस होने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको रिमूव कर दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है बेटा, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास में। अब ये सिंपल नंबर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के, एटम के एटॉमिक मास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के क्या मिल रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू के आसपास पहुंच रहे हैं। तो क्यों पहुंच रहे हैं और कुछ के नहीं पहुंच रहे हैं? कई एटॉमिक मास फ्रैक्शनल वैल्यू में होते हैं। क्यों, उसको जानने के लिए देख रहे हैं अगला पार्ट। ठीक है बेटा, तो अगले पार्ट में हम यही चीज देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले बात आती है कि सर सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो स्केल बनाते हैं वो स्केल होता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं AMU, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट नाम से पता चल रहा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास ऑफ एटम। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हम अगर 1 AMU यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में AMU इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 1 AMU का डेफिनेशन इंटरनेशनली कन्वेंशनली फिक्स है। हर सब्जेक्ट के लिए, साइंस के हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कुछ वोकेबलरी हमें तैयार करनी होती है। उस वोकेबलरी के कुछ लॉजिक्स नहीं होते, कुछ इंटरनेशनली कन्वेंशन के फॉर्म में चलते हैं, उसके आगे फिर बातें चलती हैं। 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो आजकल यूज किया जाता है वो होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये आता है बेटा, ये इसका मतलब क्या हुआ, 1 AMU का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या डेफिनेशन होगी, ये दिस इज द 1 AMU is defined as the 1/12 part of mass of 1 atom of carbon 12 is called as 1 AMU। तो आप यहां देख रहे हैं जब कोई भी बात टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो मेरे पढ़ाते समय हमेशा ये ध्यान रखता हो कि उसकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए बच्चों को। सर डेफिनेशन की कहां जरूरत है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कहां जरूरत है, क्योंकि उनको फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब यही लगता है कि सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। अरे ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेट, लेकिन हर साल एडवांस में और मेंस में, एडवांस की तो खास बात यही है कि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, लेकिन हर साल आपको एडवांस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता हो। बच्चे उस पैटर्न में ही झूल जाते हैं, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन करके गए वो प्रिपरेशन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आया तो कई बच्चे घबरा जाते हैं। अब वो ये तो इस कारण से मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। दूसरा कारण, अगर पिछले पेपर को भी उठा लो, PYQ भी उठा लो एडवांस के या मेंस के, तो उनमें आता है सेलेक्ट करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वहां आपके जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो गुगली टाइप के कुछ ऑप्शन आते हैं। वो जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसा लगता है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ऊपर लिखा रहता है। मेंस में तो सिंगल चॉइस का हो जाता है, ठीक है, लेकिन
आपके पास में एडवांस में लिखा होता है 1 और मोर देन 1, तो यानी एक भी आंसर हो सकता है और बाकी और भी हो सकते हैं। तो भाई एडवांस के उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हो, और क्लियर होने के साथ साथ याद भी होने चाहिए। केवल क्लियर होने से काम नहीं चलता है, उसको याद होने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये इस कारण से मैं आपको बेसिक से इस तरह से लेकर जा रहा हूं। थोड़ा आगे, और हर एक इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बुक्स, फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारे जेई एडवांस में या जेई मेंस के लिए बच्चे बहुत अच्छी बुक्स वो अभी जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं शुरू से ही, मेरा उसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैं काम पर ज़्यादा विश्वास करता हूं, नाम पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि आपको अच्छा पढ़ाना है इसलिए हम यहां हैं। आपको अच्छा पढ़ना है तो आप कहीं और मिलेंगे, अच्छी रैंक मिलेगी। तो बेटा यहां जो बेसिक है वह 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत सारे बच्चों को याद रहती है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों आई वो आज समझ लो मेरे भाई और बहनें, कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम, अभी मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने पढ़ा था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इस कैलकुलेशन के टाइम, इस डेटा के टाइम पर हमने ये जो डेटा है वो रफली का लिखा है, अभी भी रफ लिखा है। अगर हम आगे तक जाएंगे और भी नंबर मिल सकते हैं। इसीलिए अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। जब अपने पास ये 1.666 को मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेशन में बोलते हैं तो कई बुक्स इसको 1.67 लिखती हैं। ठीक है बेटा, तो आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर चलना है वो कौन सा डेटा यूज करना है। मैं यहां पर आपको यूज करवा रहा हूं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप देख लीजिए, जो हमारा मेन एम ये था कि सर हमारे जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसे इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने हमें जो यूनिट दी, जो स्केल दिया, उसका यूज कर रहे हैं। देख लिया आप, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, फील करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री फीलिंग पर डिपेंड करती है। आप केवल इसको पढ़ लें 1 = 1.66 तो गड़बड़, 1 AMU = 1.66 गड़बड़, 1 AMU = 1.66 इंटू 10⁻⁻24 गड़बड़, 1 AMU = 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या कहना चाहते हैं सर? ये मैं कहना चाहता हूं कि 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है, यानी इतना फ्रैक्शनल वैल्यू सिंपल नंबर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? तो हमारा कुछ पार्ट कम हुआ, कुछ पार्ट कम हुआ, मतलब हमारी जो कुछ प्रॉब्लम का पार्ट है वो कम हुआ। प्रॉब्लम क्या थी कि सर कैलकुलेशन आसान भी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए काम किया है, अब हम उसके लिए काम करेंगे। और जो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए काम कर ले, वही बहुत है। हमारा काम क्या है? अच्छा पढ़ना है, अच्छा चलना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, तो 1 AMU = 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं, तो देखिए बेटा, इसमें बात आती है कि सर कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, ये हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। जो मैंने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड हम देखना चाहते हैं।
रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। ये वाला पार्ट आज के लेक्चर में अभी नहीं देख रहे हैं, ये वाला पार्ट रिलेटिव एटॉमिक मास हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर हमारे पास में मैग्नीशियम 1224 लिखा हुआ है, तो अब इसका बेसिक क्या कहता है कि जब कभी किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन लिखा होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास। आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन बेसिक से देखें। अगर आपने कोई थ्योरी नहीं भी पढ़ रखी हो तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपको पढ़ लिया, अब उसी को हम यूज करना चाह रहे हैं। हमारे पास में एक्स जेड ए है, तो जेड मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एंड ए मीन्स क्या बोलेंगे बेटा, ए का मीनिंग होता है मास नंबर, मास नंबर। और इसका दूसरा नाम न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर। ध्यान से देखना, ए इक्वल टू नॉट मास बट मास नंबर। और न्यूक्लियॉन्स मीन्स, न्यूक्लियॉन मीन्स द particles which is present in the nucleus। याद रखने का तरीका, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। भाई आपके पास किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए P फॉर प्रोटॉन एंड N मीन्स न्यूट्रॉन। इनका सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, A। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की कोई यूनिट होगी? क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कोई यूनिट होगी? नहीं, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए ए की कोई यूनिट नहीं होगी। तो फिर आपके पास यहां पर क्या मिलेगा कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, यहां ए था, इसमें से पी को सब्ट्रैक्ट कर दें, और पी मीन्स प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पी को जेड से रिप्रेजेंट करें, तो यहां आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट हो गया। तो मुझे अगर कैलकुलेट करना है यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मुझे सबसे पहले जो न्यूमरेटर में रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला लिखा था, उसमें ये न्यूमरेटर में मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बोला था, ठीक है। तो यहां पर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑफ 12 Mg24। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ 12 Mg24 डिवाइडेड बाय, अब तक हम 1/12 तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 बोल रहे थे, और 1/12 तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को हम क्या बोलेंगे, 1 AMU। तो हमने 1 AMU के यहां डिवाइड कर दिया। तो सर अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेट करना है तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, तो इसका मतलब नीचे आपने AMU बना दिया है, तो ऊपर भी AMU में आ जाए तो मजे आ जाए। तो AMU में कैसे लाएं? तो AMU में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मास ऑफ 12 Mg24 एटम ये कैलकुलेट करेंगे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किसी बॉडी का टोटल मास निकालना है तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल के मास का सम कर देंगे। ऐसे ही यहां बॉडी क्या है,
मैग्नीशियम, और वो भी एटम है, एक एटम है। एक एटम के अंदर आपके पास कितने प्रोटॉन है? सर अभी हमने सीखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, तो यहां ये जेड है 12, तो ये हो गया 12। इसको अगर एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या मिलेगा? मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास mp है, m मीन्स मास, p मीन्स प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास। तो फिर कितना होगा बेटा? टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 12। तो 12 प्रोटॉन के मास, सभी प्रोटॉन के मास का सम करता जाऊं, mp प्लस mp प्लस mp कितने बार? 12 बार। तो क्या हुआ? mp कॉमन 12 बाहर रह गया, तो क्या रह गया? 12 इंटू mp। बात समझ में आई? ओके। फिर अब न्यूट्रॉन की कहानी। न्यूट्रॉन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन का मास निकालने के लिए सबसे पहले एक न्यूट्रॉन के मास को लें, तो ये मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हुआ है सर, लेकिन टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? तो सर आपने अभी बताया ना, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो इस इक्वेशन में ए कितना है बेटा? जल्दी से बताओ, ए कितना है? तो ए 24, गुड। और जेड कितना है? 12। तो ए माइनस जेड क्या रहा बेटा? 24 माइनस 12। 24 माइनस 12 कितना रहा बेटा? 12। बात समझ में आ गई? अब आपकी बात कहानी आती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें? कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो वो डिपेंड करता है कि उस एटम पर कितना चार्ज है। तो यहां पर कोई चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई है। चार्ज किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड में दिया जाता है, तो यहां पर दिया गया है, वहां कुछ नहीं लिखा है, तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। सर न्यूट्रल होता क्या है? न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? और पॉजिटिव चार्ज किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण से या प्रोटॉन के कारण से? बताओ। गुड। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण से, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण से। तो अगर दोनों के चार्ज बराबर है तो दोनों के नंबर भी बराबर होंगे। इट मींस Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करूंगा, तो Z इक्वल टू E रहेगा। इसलिए मैं यहां पर जो मैग्नीशियम का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं यूज करूंगा कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, और उसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे? कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? Z है। इस तरह से आपके पास क्या मिल गया? मास ऑफ मैग्नीशियम एटम। ये अगर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आपको AMU में पता चल जाए, इन सब का सम कर दें, तो AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्या मिलेगा? 12 Mg24। आपको आंसर इसका पता है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि कभी कभी जेईई एडवांस से जब आप पहुंचते हो तो उसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चंस में कोई नई थ्योरी मिलती है और उसका पार्शियल पार्ट तो पैराग्राफ में दिया जाता है, कुछ पार्ट बचा लिया जाता है। उस बचे हुए पार्ट को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं जिनको थिंकिंग लेवल आता हो, सोचना आता हो। वो थिंकिंग लेवल केवल 1 महीने या 2 महीने की तैयारी से नहीं आता, वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप जब पढ़ते हैं उसी समय आता है। ठीक है बेटा? तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तुरंत ही आप उसका जवाब देते जाएं,
और अपनी कॉपी में सॉल्व करते जाएं, जो भी मैं पूछता जा रहा हूं। तो उसे थिंकिंग लेवल हो सकता है आपसे ना हो, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, सीख तो रहे हम, मैं सारी बात बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो यहां पर अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास एएमयू में अगर मिल जाए तो हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाए। कन्वर्जन ग्राम इंटू एएमयू। ग्राम को एएमयू में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं यहां हम देख रहे हैं। अभी हमने देखा कि 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम इज इक्वल टू 1 एएमयू। ठीक है बेटा। तो आपके पास कोई पार्टिकल का मास अगर 1 ग्राम हो तो कितना एएमयू होगा? तो सर मुझे यहां 1 लाना है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? मैथ्स के अकॉर्डिंग इसी नंबर का डिवाइड करूंगा, लेकिन यहां इक्वल साइन है, इसका मतलब यही नंबर राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 1/1.66 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपके पास उस पार्टिकल के एएमयू में नंबर हो जाएंगे। जब आप इसको 1/1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आसानी से सॉल्व होगी। ठीक है बेटा, आगे उससे भी यूज कर सकते हो। लेकिन किसी पार्टिकल का मास अगर x ग्राम है, x कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली, x ग्राम ऑफ पार्टिकल, तो उसका एएमयू कितना होगा? x टाइम्स ऑफ दिस नंबर, x अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ एएमयू। दिस इज द कन्वर्जन। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, उससे क्वेश्चन कराने लग जाता। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देकर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो वो आपको क्या होता है, माइंड को केवल जेईई मेंस टाइप की प्रोग्रेस को इंप्रूव करता है। लेकिन यहां जेईई एडवांस की तरफ भी चलना है, तो उसका अप्रोच शुरू से ही लेके चलता हूं मैं कि अब मेरे पास जो रिजल्ट आ गया, ठीक है, अब इस रिजल्ट को याद रखना है ताकि आपके माइंड को क्रिस्टल क्लियर रहे टॉपिक्स कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, नए क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ताकत आ सके आपके अंदर। ठीक है बेटा। तो यहां पर एएमयू कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका हो गया? मास ऑफ एनी पार्टिकल इन एएमयू is equal to mass of that particle in ग्राम। मान लीजिए आपने ग्राम में दे रखा है, तो जब ग्राम में दे रखा हो तभी आप 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ यूज करेंगे, क्योंकि ये यूनिट इसकी क्या हो जाती है, दिस नंबर क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये ऑब्लिक एएमयू लिखा है, इसका मीनिंग पर एएमयू, यानी एक एएमयू में इतना ग्राम है, तो ऊपर वाला ग्राम नीचे वाले ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो एएमयू ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही आपके पास क्या था कि मास ऑफ पार्टिकल जो आपको था, हमारा जो क्वेश्चन था कि सर वो जो 12 mg 24 वाला
उसमें इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, उसी को अगर हम यूज कर लें तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है बेटा। प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, इन तीनों के मास को हम 1 बाय 1 एएमयू में कन्वर्ट करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू, ठीक है, मास ऑफ एएमयू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू, ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9.1 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻24, हमें मास ऑफ प्रोटॉन एएमयू में कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1.672 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻24। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए 1.675 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻24, ये आपके पास नंबर मिल रहे हैं। तो बच्चों, मैंने यहां पर आपको इस पार्ट में प्रैक्टिस करा दी है कि किसी भी पार्टिकल का मास जो ग्राम में दे रखा हो उसे एएमयू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करने के लिए मैथ्स के पार्ट को यूज करना है, कैलकुलेशन वाले पार्ट को यूज करना है। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास ये जो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो आपके पास नंबर आ रहे हैं, ये नंबर अगर ध्यान से देखें तो ये 1.66 के नियर अबाउट ही है। 1.675 1.66 के नियर अबाउट है, ये 1.672 1.66 के नियर अबाउट है। तो पहले रफली क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें, फिर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हों तो उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, जब मैथमेटिकली 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रफली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जेईई मेंस में बहुत दूर दिए जाते हैं, अगर कोई बहुत ही खून चूसने वाला अगर ऑप्शन दे रखे हो, बहुत पास पास हो, तब हमें एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ता है। ये रेयरली चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पास क्या मिल रहा है? 1 AMU अप्रॉक्सीमेटली। वैसे 1.004 के आसपास मिलेगा, 1.005। या आपके पास ये भी न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1.01 AMU के अप्रॉक्सीमेटली हम यूज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, आपने जो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास जो फ्रैक्शन वैल्यू में देख रहे थे, अब देखो सिंपल नंबर में कन्वर्ट होता जा रहा है। यह मेरा मेन एम था आज की क्लास का, कि आपको बताया जाए कि कैलकुलेशन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसमें एएमयू का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें लेक्चर में मैं बताता चलूंगा हर एक पॉइंट में। फिर मैं चैप्टर का
टॉपिक कंप्लीट होने मतलब जो लेक्चर कंप्लीट होते समय मैं आपको रिकैप भी करता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको कंक्लूड करना होता है। ठीक है बेटा, तो ये 1 AMU, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। अब आपके पास ये जो नंबर है ना, इसको आप यूज कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जनरली मैंने देखा है बच्चों को कि डिवाइडेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मल्टीप्लिकेशन में आसान लगता है उनको। तो क्यों ना जब ऐसे ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना हो तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर पहले से ही कैलकुलेट करके जाए, पहले से ही ध्यान रख लें। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मिलता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर मिलेगा। और इसको अब मल्टीप्लाई कर लो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 से। अब देखो आसान हो गया, यहां 9.1 है और ये 6.022 है, अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू हो गई, 9 6 54। तो हम लिख सकते हैं 54 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻5। ये लेकिन सारे डेटा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में है, ये हमें ध्यान रखना है। 10⁻⁻5 क्यों आया, क्योंकि ये बेस सेम है, यहां पर 10⁻23 है, ये 10⁻28 है, दोनों का हम सम करेंगे तो 10⁻5 आएगा। इस तरह से आपके पास जब आप देख रहे हैं ये डेटा 10⁻5 ऑर्डर का है, अगर मैं इसको सिंपल नंबर में और भी सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो गया 54 में, है ना, तो अब अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो ये मिलता है 5.4 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4। अब आप देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां ये 1 AMU, ये 1 AMU, लेकिन ये 5.4 को ही मत देख लेना, साथ में क्या है 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 बहुत कम वैल्यू होती है। तो यहां से क्या पता चला कि मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सिंपल, और हमें पता भी है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है भाई, ये भी दिख रहा है। ये 1.672 10⁻⁻24, ये 10⁻⁻24, दोनों के ऑर्डर सेम है, लेकिन न्यूमरल में ये न्यूट्रॉन का न्यूमरल में यहां जाकर 1.675 है, यहां 1.672 है, तो आपके पास वैल्यू ज्यादा है। यहां से क्या पता चल गया कि मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। तो अब हमारे पास बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पार्ट हमें बताता है कि अब हम जब एटॉमिक मास का जब यूज करते हैं तो एटॉमिक मास में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास भी, प्रोटॉन का मास भी और न्यूट्रॉन के मास को भी सम कर रहे हैं। तो अब कंपैरेटिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब आप इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेक्चर टाइम में मैं आपको और डीपली बताऊंगा, इन चीजों में आगे और बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा ये नियरली 1800 टाइम्स, नियरली 1800 टाइम्स, और उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है। तो ये आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो इतना हैवियर है, यानी आपका वेट अगर जो भी है उसका नियरली 1800 टाइम्स कोई बॉडी है तो कितनी हैवी होगी, बहुत हैवी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा,
इस तरह से हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे और नेग्लेक्ट करने के बाद अब हमारे पास एटॉमिक मास, अब हमारे पास एटॉमिक मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेट, एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम है, वो अब क्या हो जाएगा, यहां मैं अप्रॉक्सीमेट साइन बोल रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको मिलेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया है, ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है बेटा, चलो कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन चल रहा था, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, कि सर हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था कि 12 Mg24 का मास, एटॉमिक मास, हेंस एटॉमिक मास ऑफ 12 Mg24, ये हमें क्वेश्चन चल रहा था। इसके लिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे और जितने भी पार्टिकल उनके इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे, और यहां से एक थ्योरी बनती है कि कभी भी किसी एटम या मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है, उससे मास में कोई फर्क नहीं मानेंगे, कांस्टेंट मास को यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कांस्टेंट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्यों करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही मरियल है, बहुत मास में बहुत कम है विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो अब अपने पास यहां पर क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन कितने थे 12, एक प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU, और न्यूट्रॉन कितने थे 12, और एक प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा था 1 AMU। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी बेटा 24 AMU, ये हमारे पास वैल्यू मिल रही है। तो इससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द मास ऑफ वन एटम, दिस इज द मास ऑफ वन एटम, और कौन सा एटम है ये 12 Mg24, 12 Mg24 का एक एटम का मास विद यूनिट आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए अब तो और भी सिंपल पार्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 24 AMU, ये एक एटम का मास, और 1 AMU का डिवाइड। अब देखो भाई इस तरह से मिल गया। तो सर हमारे पास किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर निकालना हो तो फिर तो और भी मजेदार बात हो गई, क्या कि सर जो भी इसका ए वैल्यू है ना, वही तो इसका एटॉमिक मास आया, या सुनो वही आया। लेकिन एडवांस टाइप के असर्शन रीजन के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर, तो ये गलत होगा। लेकिन आप लोग जब मैं अभी आपको बोल रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप 24 यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा, एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर। ये बात ध्यान रखें। क्या आपने एग्जैक्टली सॉल्व किया है इसको? एग्जैक्टली नहीं है, यहां पर बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन यूज किए। इसीलिए तो कहते हैं जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपनी थ्योरी बनाते हैं ना, वो जनरली एडवांस में गोता खा जाते हैं। गोता खाना मतलब थोड़ा सा अपना मार्क्स लॉस कर देते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल से थ्योरी नहीं बनानी है, थ्योरी से न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में आपने जो चीज सीखी है वो असर्शन रीजन में अप्लाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन एडवांस लेवल में भी और मेंस में भी आते हैं। आजकल मेंस का लेवल धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर आपके पास क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। तो बच्चों आज के बाद क्या बोलोगे, एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए के बराबर बोलोगे? नहीं, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होगा।
एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर। एटॉमिक मास की यूनिट होगी, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। ये डिफरेंस होता है एटॉमिक मास एंड मास नंबर में, ठीक है बेटा। और यहां से अब आपके पास यहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हो किसी भी एटम का एटॉमिक मास एएमयू में निकाल सकते हो। मान लीजिए 7n14 है, तो अब आपके पास क्या आएगा आंसर? सर इतना कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं? 7। कितने न्यूट्रॉन हैं? प्रोटॉन है 7। न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास 14 - 7, और इन दोनों का मास क्या होता है? 1 AMU, और ये 1 AMU से मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास आंसर क्या मिल रहा है? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 14 AMU। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए 14, तो अब डायरेक्ट हम अब तो बोल सकता हूं ना यार, अब तो बोल सकता हूं कि सर जो ए है उसको एटॉमिक मास के इक्वल मान के चल सकते हैं क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो भाई अगर मेरे पास 8O16 है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 8O16 कितना आएगा बताइए? बहुत अच्छे, 16 AMU। क्या मैं ये लिख रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास? क्या मैं ये लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आया था वो मास ऑफ एटम है, इसमें 1 AMU का डिवाइड करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बेटा, ध्यान रखें। ये हो गया 14, और ऐसे ही यहां से भी हट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास में फिर से वही चीज करते हैं कि आपके पास ये यूनिट को लगा देते हैं, यूनिट नहीं लगानी है। तो सर क्लियर है बात? रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की यूनिट होगी, अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखी है तो वो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। और वो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? जो एलिमेंट दे रखा उसके मास नंबर के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास एटॉमिक मास से रिलेटेड पार्ट, एटॉमिक मास से रिलेटेड पार्ट। ऐसे ही प्यारी प्यारी और अच्छी बातें समझने के लिए अपन यूज कर रहे हैं आगे का पार्ट। तो अब आज जो मैंने आपको डेमो लेक्चर में बताया वो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। एटॉमिक मास जो है वो विद यूनिट ग्राम में या किलोग्राम में मिलेगा, और आपके पास यूनिटलेस मिलता है। यूनिटलेस अगर है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ये जो एटॉमिक मास ग्राम और किलोग्राम में आता है वो किससे आता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, इन तीनों का यूज करना पड़ेगा। अब दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि सर किसी भी पार्टिकल के मास को, किसी भी पार्टिकल के मास को एएमयू में कन्वर्ट करना है, कोई भी पार्टिकल के मास को, तो हम क्या यूज करते हैं? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल in gram divided by 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम इन पर AMU। ये हमने यूज किया था। और क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर इन AMU, ये होता है। और हमने ये यूज किया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। आपने अभी जितने भी आज आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें लास्ट के पॉइंट में हमने देखा
कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, उनके नंबर सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो रहे थे। देखा आपने? मेरा जो मेन मोटो था वो आपको बता दिया। हमारे साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की है उसके लिए कि वो सिंपल नंबर में आपके डेटा आ जाए। इसीलिए कार्बन 12 रेफरेंस एलिमेंट लिया था और उसके 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कंपैरिजन किया। अगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, एलिमेंट्स और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, तो ये पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एएमयू के लिए रेफरेंस सब्सटेंस चेंज करना पड़ता है। आजकल हम कार्बन 12 यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग एलिमेंट की जरूरत पड़ रही थी। तो बेटा ये हिस्टोरिकल बात थी, लेकिन अब जो हमारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को अगर देखें, तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में आपको आज के लेक्चर के ये कंक्लूजन ध्यान रखने हैं, और इन्हीं कंक्लूजन को आगे जब हम देखते हैं कि सर पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट होते हैं, उनके एटॉमिक मास फ्रैक्शन में मिलते हैं। सर क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? सर मॉलिक्यूल के भी मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, वो भी फ्रैक्शन में मिलते हैं। सर इसको कैसे जाने, उसको अपन ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग द लेक्चर आपको मैं बताऊंगा वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा उस पार्ट के लिए कंक्लूजन यही निकलता है कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होगा और एटॉमिक मास के लिए आपके पास यूनिट मिल सकती है। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में भी मिलते हैं। उनका क्या जवाब है, क्या आंसर मिल रहा है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझते हैं, उसको देखते हैं लेक्चर में। आगे के लेक्चर में अपन देखेंगे आपके पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको और सॉल्व करवाता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। ये जो आपके पास में है क्वेश्चन, तो देखिए ये भी नहीं, ये वाला पार्ट आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, ये वाला पार्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन और स्टोइकियोमेट्री के वाला पार्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक मैं आपको बता रहा था कि ड्यूरिंग द लेक्चर हम कैसे बेसिक से उठाते हैं, बहुत जीरो लेवल से मैंने आपको उठाया। अब देखो कंक्लूड करके अब अपन लाए हैं थोड़ा लेवल वाली बात करने। तो बेटा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए आपको दिया हुआ है, जिसका मास 4 × 10⁻⁻23 ग्राम है। हाउ मेनी एटम्स, हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं कंटेन्ड इन 1 ग्राम द एलिमेंट ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जब कभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा लिखा हो उसको आप फिर से अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसका क्या मीनिंग है वो क्वेश्चन में देखेंगे कि सर 4 × 10⁻23 ग्राम आपके पास दिया हुआ है, ये है क्या? अगर हम फिर से पढ़े क्वेश्चन, तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। इट मींस आपके पास ये 4 × 10⁻23 ग्राम ऑफ ए है, ये पार्टिकल का मास है, ये एक एटम ए के बराबर है। ठीक है, एक एटम ए के बराबर है। अब मुझे यहां पर सॉल्व करना है कि सर अगर ये 1 ग्राम होता एलिमेंट का तो कितने एटम होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला अभी बनाया नहीं था हमने, कोई बात नहीं। ऐसे अगर हम फॉर्मूला ही बनाते चले हर टॉपिक में तो हमारे पास बहुत बड़े फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा लगेगा फॉर्मूला 1 की रेस में जा रहे हैं। फॉर्मूले से फायदा होता है नो डाउट, लेकिन आपको पहले माइंड को डेवलप करना है अगर आपको जेईई एडवांस की तरफ जाना है तो बेटा पहले बहुत बेसिक सी चीजें, बेसिक ध्यान रखोगे कोई टेंशन नहीं होगी। 4 × 10⁻23 ग्राम ऑफ ए है, इसके एक एटम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर ये 1 ग्राम होता,
1 ग्राम ए होता तो स्टोइकियोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा। उस मेथड का नाम होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी 1 से 1 मेथड होता है, मोल मेथड में भी लगाते हैं, वो अपन लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे, गजब तरीके से होंगे बेटा। तो यहां पर देखिए, अब आपको यहां पर जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बनाया है, तो जो आपको पैराग्राफ पढ़ा है उससे रिलेटेड बहुत सिंपल। 4 × 10⁻⁻23 ग्राम के लिए एक एटम है, तो मुझे 1 ग्राम ऑफ ए के लिए नंबर ऑफ एटम पता करना है। तो मैं क्या करूंगा कि सर मुझे इस तरफ 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए इस नंबर का डिवाइड दोनों तरफ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/4 × 10⁻⁻23। ये एटम्स आपको मिलेंगे। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन में मैच करिए। यहां अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/4 क्या हो जाएगा, 0.25 × 10⁻23। क्या 10⁻23 ऑप्शन है? जल्दबाजी ना करें, इन 3 ऑप्शन में है, तीनों में ही है। नन ऑफ दीज है तो ओहो, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर 0.25 भी है, अरे सर 2.5 भी है, तो बहुत सारे बेहोश आत्मा है रामलाल टाइप के, मतलब बेहोश आत्मा है रामलाल, मतलब समझ रहे हो, जो बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत ज्यादा काम, उनको बहुत फुर्सत नहीं है इतनी, सर आगे चलना है। अरे यार प्रैक्टिस करते समय आराम से, इतना जल्दबाजी मत करो यार। ये 2.5 पढ़ लेते हैं और यहां देखा 2.5 टिक, ए आंसर जो गलत है। आंसर रहेगा, आप देख लो कौन सा, दिल्ली। नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, ये आपके पास पार्ट रहा है। अगला क्वेश्चन, इफ मास ऑफ 1 एटम इज 3.34 × 10⁻⁻23 ग्राम। आपके पास एक एटम का मास इतना दिया हुआ है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन का मीनिंग भी दे रखा है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 4 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। 4 एटम में कितने होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन? सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को कैलकुलेट करने के लिए थ्योरी बताई थी अभी, आपको याद हो तो लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कहीं पर बताया था। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है? इन 1 एटम। पहले हम निकाल तो ले हैं, वो आता था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को N से, प्रोटॉन को P से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते थे बताइए? मैं इस तरह से बोलता हूं तो इसका मतलब आपके मन में जिज्ञासा होती है, सर हम कैसे करें क्वेश्चन को। तो जो आपसे पूछा है ना वो पार्ट मैंने इस बार लिखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए एक एटम में निकाल लें, उसे N+P जो एक आएगा उस एक एटम के लिए तो N+P आ जाएगा। N+P को हम बोलते हैं ए। ठीक है बेटा, तो अब यहां क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे करें सर? चलिए, मैंने आपको बेसिक बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है 3.34 × 10⁻⁻23 ग्राम, उसको पता करो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ के कि ये न्यूमेरिकल डेटा का मीनिंग क्या, उसे लिखो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मींस आपकी बॉडी से पूरे काम होने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो डेटा दे रखा है इसका ये मीनिंग है कि सर ये मास ऑफ 1 एटम है, मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, एक एटम का मास दे रखा है, अब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए के इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको। अब इसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का, मैंने जो बेस से स्टार्ट किया, बिल्कुल गड्ढे से स्टार्ट किया, बॉटम से बॉटम जितना हो सकता है ना वहां से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूं। उसी पॉइंट में से क्वेश्चन बन गया, देख लो घूमने वाला।
तो अब इसमें क्वेश्चन में कि मास ऑफ वन एटम इतना दे रखा है, और आपके पास अगर ए पता चल जाए तो न्यूक्लियन पता चल जाएगा एक एटम में, लेकिन मुझे 4 एटम में न्यूक्लियन चाहिए, 4 एटम में। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन 4 एटम्स will be 4 times of A, 4 times of A हो जाएगा बेटा। तो A कैसे निकाले? तो आप अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने तो A मैंने निकालना ही सिखाया आपको। AMU क्या निकलवाया था? AMU मास ऑफ एटम, AMU में निकाला था हमने। उसके न्यूमेरिकल मैंने आपको कंक्लूजन भी बताया था कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी एटम का एलिमेंट है उसका जो मास जो आता है वो A के बराबर आता है। तो सर वहां से लेके आना है? यस, यही एडवांस है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया होगा, जिन स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया उन्हीं को लिए मैं बात याद दिला रहा हूं। ये ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस टाइप में बनते हैं, ट्रिकी टाइप के। तो भाई सिंगल चॉइस के क्वेश्चन मेंस में मिलते हैं, सिंगल चॉइस के क्वेश्चन एडवांस में मिलते हैं। जो मैं आपसे इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास AMU में कन्वर्ट करवा रहा था, उस टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन था, यानी कि मेंस टाइप का क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम बता दो, तो वो जो AMU में वैल्यू आ रही थी वो मेंस का था। अब इसको घुमा के पूछा है कि भाई आपके पास ए को नहीं निकलवाया, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करवाया है। इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए हम ए निकालेंगे, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू दे रखी है वो 3.34 इंटू 10⁻⁻23 है। तो हम जानते हैं इस पार्टिकल का मास ऑफ वन एटम अगर AMU में निकाल ले, इन AMU, तो वो ए के बराबर आ जाएगा। वो ए के बराबर ही होता उसका, इज इक्वल टू ए, यही होता है ए। तो AMU में निकालो तो सही, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही ए होगा, उसका 4 टाइम्स कर देंगे हम। ठीक है बेटा, इसलिए मैं यहां पर इस पार्टिकल का मास AMU में निकाल रहा हूं। तो 3.34 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे 1.6, अब 6 का डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁻24। 10⁻⁻24 ऊपर जाने पर 10⁻+24 हो जाएगा। ये 3.34 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻23 प्लस 24, देन वी गेट 10 मल्टीप्लाई बाय। अब बेटा ये जो 3.34 है ये 1.66 का डबल आ रहा है, नियरली डबल। वैसे आप चाहें तो यहां पर 1.66 की जगह 1.67 यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, एक कारण तो यह है। दूसरा देखो ना, 80, 20, 10, 80 इंटू NA। सर ये NA क्या होता है? उसको हम लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, मैंने अभी नहीं बताया, तभी तो लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। ड्यूरिंग द लेक्चर सारी चीज बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत दूर दूर है। तो अब क्या करें सर? तो एक कारण तो ये है रफली चलने का कि ऑप्शंस मैथमेटिकली बहुत दूर हैं। दूसरा कि सर हम जब मैंने आपको AMU सिखाया था उस समय 1 AMU के लिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 बोली थी, लेकिन बोला था कि 1.66666, जिसको कई बुक्स 1.67 बोलती हैं। मैं इसी बात को यहां पर लेकर आया ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि 1.67 भी होता है। अगर मैंने इसको 1.67 भी ले लिया, अगर मैं 1.66 से भी सॉल्व करता हूं ना तो भी आंसर आएगा, और वैसे भी आएगा बेटा। तो आपके पास में 3.34 इंटू 10⁻1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1.67 ये हो गया। इसे जब यूज करेंगे तो क्या हो गया आंसर? 2 इंटू 10 मीन्स 20। ये आपके पास आंसर हो जाएगा
20 लेकिन ये जो आंसर जो आया वो इस लाइन का आंसर है, हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये ए की वैल्यू आ गई है 20, ए इज इक्वल टू 20। यहां तक क्लियर है बेटा? अब ए इक्वल टू 20 है, तो अब 4 एटम के लिए निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू ए, 4 इंटू 20, इट वैल्यू 80 कहीं दे रखा है ऑप्शन में। यस, दिस इज ए। तो ये था फाइनल आंसर। तो बेटा ये बेसिक कैलकुलेशन ऐसे ही हर एक पार्ट में यूज करता जाएंगे। मैं आपकी कैलकुलेशन पावर भी इंप्रूव करवाऊंगा, मैं आपके बेसिक पार्ट भी कंप्लीट करवाऊंगा, अच्छे पार्ट, अच्छे इंपॉर्टेंट पार्ट भी और एडवांस लेवल का पार्ट भी बताऊंगा। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते ये भी बताऊंगा, और एक लेक्चर कैसे चलते हैं उसके बारे में मैं आपको बेसिक पार्ट में बताता चलता हूं। ठीक है, तो अगले पार्ट में आगे बढ़ने के लिए देखते हैं लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।